तो बच्चों अब हम फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ते हैं। और अगर फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में बात करें जाए तो कुछ टर्म्स है जो आपको सबसे पहले देखने पड़ेंगे। एक है डब्लू। डब्लू क्या होता है बेटा? मास ऑफ प्रोडक्ट एट कैथोड ऑब्लिक एनोड। कैथोड या एनोड में कोई भी प्रोडक्ट मिला है उसका मास को हम डब्लू से लिखते हैं। ठीक है बच्चों। क्यू होता है हमारा चार्ज फ्लो, कितना चार्ज हमने फ्लो करा है। बैटरी जो लगा रहा है वो करंट दे रही है, करंट मतलब चार्ज दे रही है। आई हमारा होता है करंट, सबको पता है भाई, ठीक है। और हमारा टी होता है टाइम। टी क्या होता है? टाइम। और आपको पता होगा करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, ये तो पता होगा इक्वेशन, ये तो 10th क्लास में पढ़ाई गई थी। नहीं पता तो मुझसे सीख लो क्या। और चार्ज इक्वल टू क्या होगा? करंट इनटू टाइम, है ना। ये चार्ज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। तो यहाँ पे एक चीज़ है, वो बोलता है कि W, ये जो W है मतलब मास जो मिल रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के। मतलब जितना ज़्यादा चार्ज मिलेगा उतना ज़्यादा मास मिलेगा। मतलब मैं 10 कूलम चार्ज फ्लो कराऊंगा तो ज़्यादा एक मास मिलेगा, मैं चार्ज बढ़ा दूंगा तो मास भी बढ़ जाएगा। और सही भी बात है, जितना ज़्यादा चार्ज फ्लो होगा उतना ज़्यादा करंट फ्लो होगा, करंट जितना फ्लो होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे उतना ज़्यादा मास मिलेगा मुझे एनोड और कैथोड पे। सीधी सी बात है, सही बात है। तो यही फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस यही कहता है, द मास ऑफ द प्रोडक्ट एट कैथोड ऑब्लिक एनोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज फ्लो थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो तुम्हें भी पता है कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट को Z कहते हैं। तुम्हारी इक्वेशन क्या हो गई? W इक्वल टू जेड क्यू। और ये Z क्या होता है? इसको कहते हैं बेटा इलेक्ट्रो केमिकल कांस्टेंट। क्या कहते हैं इसको? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्वेशन कांस्टेंट। इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्वेशन कांस्टेंट। और मैं देखूं यहां से W की वैल्यू निकालूंगा तो W इक्वल टू क्या आएगा? Z इक्वल टू क्या होगा? W अपॉन Q, है ना। ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं कूलम, मैं Z को डिफाइन कैसे करूंगा कि एक कूलम अगर मैं फ्लो करूंगा तो Z इक्वल टू W हो जाएगा। मतलब Z क्या है? W है। मतलब Z इज द मास ऑफ प्रोडक्ट एट कैथोड ऑब्लिक एनोड व्हेन 1 कूलम चार्ज फ्लो। हाँ तो बच्चों Z का समझ आया। Z भी एक तरह का मास ही होता है। जब 1 कूलम चार्ज फ्लो होगा तो 1 कूलम चार्ज फ्लो हुआ तो जितना मास डिपॉजिट होगा कैथोड और एनोड में उसको Z कहते हैं। Z इज ए वैल्यू ऑफ मास डिपॉजिट ऑफ प्रोडक्ट एट कैथोड ऑब्लिक एनोड व्हेन 1 कूलम चार्ज फ्लो थ्रू द सर्किट। ठीक है बच्चों। अब आगे चलते हैं, एक चीज़ है बहुत मेन, ठीक है। 1 फैरेड किसे कहते हैं? 1 फैरेड की डेफिनेशन बताने जा रहा हूँ आपको। देखो, एक इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो आपको पता है चार्ज कितना फ्लो होगा? चार्ज कितना फ्लो होगा बताओ? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। पता है एक इलेक्ट्रॉन में इतना ही चार्ज होता है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तो कितना चार्ज फ्लो होगा बताओ? 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। अगर मैं बोल रहा हूँ 10 इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं तो मतलब चार्ज कितना फ्लो होगा? 10 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। और अगर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, ये किसका नंबर है? 1 मोल कहते हैं इसको। इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तो इसका मतलब 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम चार्ज फ्लो होगा। इसको क्या कहते हैं? 1 मोल। क्या कहते हैं? 1 मोल। मतलब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। क्या बोला? अगर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तो कितना चार्ज फ्लो होगा? दैट इज 96500 कूलम। इन दोनों को इंटू करोगे तो यही आएगा। तो इस वैल्यू को कहते हैं 1 फैरेड, 1F। क्या कहते हैं इसको? वैल्यू को 1 फैरेड। तो 1 फैरेड इज समथिंग, इट इज द चार्ज फ्लो व्हेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। वैल्यू ऑफ
वैल्यू ऑफ चार्ज व्हेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। ये चार्ज की वैल्यू है अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। जैसा कि अभी हम लिख रहे थे ना Na पॉजिटिव, क्या 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके Na बन जाता है, तो ये 1 नहीं है, यहाँ पे ये 1 मोल है, ध्यान देना। अभी तक हम इसको 1 बोल रहे थे पर ये 1 मोल है, ध्यान देना। मतलब यहाँ पे जितनी भी रिएक्शंस हम लिखेंगे, अगर वहाँ पे 1 लिखा है तो 1 मोल, अगर 2 इलेक्ट्रॉन लिखे तो 2 मोल, 2 इलेक्ट्रॉन नहीं 2 मोल इलेक्ट्रॉन। तो आपको पता है जो रिएक्शंस होती है उसमें स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो होता है वो मोल को डिनोट करता है। तो ये 1 फैरेड आपको क्या बताएगा कि कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं और कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है। 1 इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 चार्ज होता है। 2 इलेक्ट्रॉन को 2 से इंटू, 10 इलेक्ट्रॉन को 10 से इंटू, तो इतने इलेक्ट्रॉन को इससे इंटू, तो कितना आ गया 96500। इसको कहते हैं 1 फैरेड। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तो इतना चार्ज फ्लो होता है, जिसको 1F लिख दिया गया है और इसकी वैल्यू होती है 96500। अगर मैं एग्जांपल ले लूं, मुझे पता है Na पॉजिटिव 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके Na बनता है, 1 नहीं 1 मोल, 1 नहीं है 1 मोल है। इसका मतलब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तो 1 मोल ऑफ सोडियम मेटल मुझे मिलेगा, है ना। देखो ना रिएक्शन में 1 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तो 1 मोल सोडियम, 1 इलेक्ट्रॉन 1 सोडियम, मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तो 1 मोल सोडियम मिलेगा। 1 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो होने का मतलब क्या है 96500, मतलब 1 फैरेड चार्ज फ्लो होना। 1 फैरेड चार्ज फ्लो होगा तो 1 मोल ऑफ सोडियम मेटल मुझे मिलेगा, है ना। इसका मतलब क्या है कि 96500 चार्ज फ्लो होगा, कूलम चार्ज फ्लो होगा तो मुझे 1 मोल ऑफ सोडियम मेटल मिलेगा। कितना मोल मिलेगा 1 मोल ऑफ सोडियम मेटल। 1 मोल में कितने ग्राम होते हैं पता होगा आपको। सोडियम मेटल में कितने ग्राम होते हैं 23 ग्राम, 23 ग्राम ऑफ सोडियम मेटल, 23 ग्राम ऑफ सोडियम मेटल, मतलब 96,500 कूलम चार्ज फ्लो होगा तो 23 ग्राम सोडियम मेटल मिलेगा। Z क्या होता था, Z किसे कहते थे, Z किसे कहते थे मास व्हेन 1 कूलम चार्ज फ्लो। अगर चार्ज 1 कूलम फ्लो होगा तो उसमें जो मास होगा दैट इज कॉल्ड Z, उसकी वैल्यू, उस वैल्यू को कहते हैं Z। तो यहाँ पे 96500 कूलम चार्ज फ्लो हो तो इतना, तो 1 कूलम चार्ज फ्लो होगा तो कितना होगा 23/96500 ग्राम। मिल गया ना Z की वैल्यू। Z क्या होता था 1 कूलम में कितना मास, तो 1 कूलम में इतना मास, तो यहाँ पे Z की वैल्यू कितनी हो गई 23/96500, 23/96500, राइट बेटा। अभी मैं इसके जगह मैग्नीशियम का करता हूँ, चलो मैग्नीशियम का करता हूँ। अब मैं मैग्नीशियम का करता हूँ। मैग्नीशियम में आपको पता है 2 पॉजिटिव का चार्ज होता है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा Mg बन जाएगा। इसका मतलब क्या है 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो हमें 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम मिलेगा। 2 मोल का मतलब क्या है 2 फैरेड मोल चार्ज फ्लो होगा तो मुझे मतलब 23 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम मिलेगा, क्योंकि 1 मोल मैग्नीशियम में 24 ग्राम होता है। तो इसका मतलब 2 × 96500 कूलम चार्ज फ्लो होगा तो 24 ग्राम मिलेगा। और हमें क्या निकालना है Z की वैल्यू। Z की वैल्यू क्या होती है 1 कूलम फ्लो होगा तो कितना मिलेगा। अब इतने कूलम में इतना मिलेगा तो 1 कूलम में कितना मिलेगा 24/2 × 96500। तो यहाँ पे Z की वैल्यू कितनी हो गई 24/2 × 96500। यहाँ पे 1 इंटू लिख सकते हैं क्योंकि चेको चार्ज यहाँ पे 1 है। तो Z का फॉर्मूला देखो क्या बना, Z का फॉर्मूला क्या बना Z इक्वल टू, देखो दोनों के ऊपर क्या है दोनों का मास है जो भी प्रोडक्ट मिला है। तो यहाँ पे क्या है मास, मोलर मास, मोलर मास है प्रोडक्ट का, मतलब मोलर मास अपॉन ये क्या है 1 क्या है सोडियम का एन फैक्टर, चार्ज को एन फैक्टर बोलते हैं आयन में, मैग्नीशियम का एन फैक्टर, यहाँ पे एन फैक्टर कितना है मैग्नीशियम का 2, यहाँ पे एन फैक्टर कितना है 1, तो मतलब यहाँ पे क्या है एन फैक्टर इंटू 96500। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ Z। ये फॉर्मूला बन गया Z का हर किसी के लिए। हर किसी में जब भी Z की वैल्यू निकालनी है क्या करो मोलर मास रख दो, नीचे उसका एन फैक्टर लिख दो, इंटू 96500 कर दो, Z की वैल्यू आ जाएगी। और Z है क्या 1 कूलम चार्ज फ्लो होगा तो कितना मास जनरेट होगा दैट इज कॉल्ड Z। राइट, समझ आया मेरी बात।
तो यहाँ से जेड का हमने फॉर्मूला बना लिया। ठीक है, समझ आइए बेटा क्या बोला मैंने, यहाँ से हमने जेड का फॉर्मूला बना लिया। और जेड का फॉर्मूला क्या है, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर इनटू 96500। राइट बेटा। अब बच्चों अगर मैं बोलूँ जेड का फॉर्मूला, जैसे कि हमने बना लिया, क्या बनाया जेड का फॉर्मूला हमने, जेड इक्वल टू मोलर मास अपॉन एन फैक्टर इंटू 96500। और जबकि हमारा डब्ल्यू इक्वल टू क्या था, जेड क्यू, यही था। तो यहाँ पे जेड के वैल्यू डाल सकते हैं। जेड क्या है, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर इंटू 96500 इंटू क्यू डाल सकते हैं बेटा, डाल सकते हैं। अब क्यू की जगह में और कुछ भी डाल सकते हैं। क्यू क्या है हमारा, करंट इनटू टाइम। तो हमारा W इक्वल टू क्या हो गया, मोलर मास करंट इनटू टाइम एन फैक्टर इनटू 96500। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब इससे बहुत सारे फॉर्मूले बन सकते हैं अलग अलग, बहुत सारे फॉर्मूले बन सकते हैं अलग अलग, बहुत ज़्यादा। ठीक है, अगर मैं मोलर मास को इधर ले आऊँ, अगर मैं मोलर मास को इधर ले आऊँ तो गिवन मास अपॉन मोलर मास इक्वल टू IT अपॉन एन फैक्टर इंटू 96500। तो मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट के मोल पता लग जाएंगे यहाँ से। IT अपॉन एन फैक्टर इंटू 96500। मतलब आपको पहले से पहले, मतलब बिना रिएक्शन करे आपको करंट आपको दिया होगा, कितना करंट चल रहा है, कितने टाइम के लिए चल रहा है, एन फैक्टर तुम्हें पता होगा, 96500 वैल्यू फिक्स है, तुम्हें पता लगेगा कितना प्रोडक्ट मिलेगा हमें। और इस 96500 की जगह और क्या लिख सकता हूँ मैं, IT अपॉन एन फैक्टर इंटू 1 फैरेड। 1 फैरेड की वैल्यू 96500 होती है। क्लियर है। और यहाँ से साफ साफ दिख रहा है, देखो एन मोल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन फैक्टर। और जैसा कि हम जब कर रहे थे तो एन फैक्टर का रेशियो और एन मोल का रेशियो दोनों का क्या रहता था, रेसिप्रोकल। यहाँ से भी पता लग रहा है एक दूसरे के क्या है, ये रेसिप्रोकल है। समझ आई मेरी बात, पक्का। अब एक और चीज़ यहाँ पे, एक और फॉर्मूला बन सकता है। अभी जो मोलर इक्विवेलेंट मास की डेफिनेशन क्या होती है, इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। तो हम यहाँ पे ये भी डाल सकते हैं इसकी जगह, क्या, W इक्वल टू इक्विवेलेंट मास IT अपॉन 96500। ये भी इक्वेशन बन सकती है, ये भी फॉर्मूला बन सकता है, ये भी फॉर्मूला बन सकता है, ये भी फॉर्मूला बन सकता है, ये भी एक फॉर्मूला है, ये भी एक फॉर्मूला है। ठीक है बच्चों। इसमें एक और चीज़ निकाल सकते हैं हम, वॉल्यूम। वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है बेटा, बताओ, नंबर ऑफ मोल्स इंटू 22.4 लीटर एट SGP। क्या वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स तुमने यहां से निकाल लिए, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा, N इंटू 22.4 लीटर एट SGP। सिंपल। या फिर लीटर को ml में चेंज कर लो, N इंटू 22/400 ml एट SGP। तो ये वॉल्यूम आ जाएगी, ml में आएगी, लीटर में आएगी। तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं जिससे तुम्हें ये चीज़ें सारी समझ आएगी। पहले ये सारे फॉर्मूले लिख लो आप सब, फिर मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन कराता हूँ। तो बच्चों ये क्वेश्चन है, क्या है, 1 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू द मोल्टन NaCl इलेक्ट्रोलाइटिक सेल फॉर 96.5 सेकेंड, देन फाइंड द मास एंड द वॉल्यूम ऑफ द मेटल एंड द गैस एट SGP। आपने मोल्टन NaCl का करा था तो आपको पता होगा एनोड पे क्या मिला था, याद करो, क्लोरीन गैस। कैथोड पे क्या मिला था, सोडियम मेटल मिला था ना। तो वो उसी का पूछ रहा है, सोडियम मेटल कितना, उसका मास बताओ, और जो गैस मिली है उसकी वॉल्यूम बताओ। ठीक है, जो गैस मिली है उसकी वॉल्यूम बताओ और सोडियम मेटल का मास बताओ। तो बच्चों हम पे पहले मैं बात करता हूँ सोडियम मेटल की। सोडियम मेटल, तो उसका तो मास बताना है। तो मास का फॉर्मूला क्या था, क्या फॉर्मूला था मास का, मोलर मास IT अपॉन एन फैक्टर इंटू 96500। तो मास ऑफ सोडियम इक्वल टू मोलर मास ऑफ सोडियम 23। करंट दे रखा होगा यहाँ पे, कितना दे रखा है, 1 एम्पियर, देखो दे रखा है ना, 1 इंटू टाइम कितना है 96.5। एन फैक्टर कितना होता है सोडियम का, 1, 96500। इसको सॉल्व करो, देखो क्या आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 23/1000 आएगा।
तो ये हो जाएगा 0.023 ग्राम। सिंपल, पता लग गया आंसर। कितना आसान क्वेश्चन था। बट ये चीज़ अगर तुम्हें पता होगी तभी ये कर पाओगे। उसने ये नहीं बोला सोडियम का निकाल, अभी ये एक्वस होता तो यहाँ पे एनोड पे क्या मिलता, ऑक्सीजन गैस शायद, और कैथोड पे मिलती हाइड्रोजन गैस, तो उसका निकालते हैं। तो मतलब आपको जो पहले मैंने करवाया है ना, पहले वो करना पड़ेगा तभी आप ये कर सकते हो, ठीक है। अब दूसरा क्लोरीन गैस के लिए, क्लोरीन गैस, उसके लिए तो वॉल्यूम निकालनी है। वॉल्यूम कैसे निकलती है, नंबर ऑफ मोल्स निकाल के 22.4 लीटर से इंटू कर दो एचटीपी। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगाओ, वहाँ पे मास का फॉर्मूला नहीं लगाना है, नंबर ऑफ मोल्स का लगाओ। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या था, क्लोरीन गैस के नंबर ऑफ मोल्स क्या फॉर्मूला था बताओ, IT अपॉन एन फैक्टर इंटू 96500, यही था फॉर्मूला। तो डाल दो, आई की वैल्यू क्या है 1, टाइम कितना है 96.5, क्लोरीन का एन फैक्टर भाई Cl नेगेटिव का क्या होता है 1, तो Cl2 क्या होगा 2, तो सिंपल एन फैक्टर इसका 2 हो गया 96500। तो ये सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आएगा 0.5 इंटू 10 की पावर -3 मोल। ये मोल आ गए बेटा, ये क्या आ गए मोल। अब वॉल्यूम निकालनी है, तो वॉल्यूम इक्वल टू 0.5 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 22.4 लीटर। तो ये इंटू कर दो, लीटर में वॉल्यूम आ जाएगी। सिंपल। ml में निकालना है तो 1000 से इंटू कर देना, ml में निकालना है तो क्या करना है 1000 से इंटू कर देना। तो 0.5 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 22.4 इंटू 1000 ml। ये तो 1000 से 1000 कट गया, तो ये क्या हो गया 0.5 इंटू 22.4 लीटर। इंटू करो 5 4 जा 20, 2 हासिल 5 2 जा 10 12, 1 हासिल 5 2 जा 10 11, कितनी 2 बार 0, तो ये हो गई 11.20 मिलीलीटर। 11.20 मिलीलीटर। तो हमारी क्लोरीन गैस कितनी मिलेगी 11.20 मिलीलीटर। सोडियम मेटल कितना मिलेगा 0.023 ग्राम। अब खुद सोचो तुमने कितनी बढ़िया चीज़ सीख ली। मतलब तुमने एक बीकर लिया है जिसमें सोडियम मोल्टन NaCl डाला है, तुम्हें बस ये बता दिया गया है कि करंट कितनी देर चल रहा है, कितना करंट चल रहा है और कितनी देर चल रहा है। तुम ये बता पा रहे हो वहाँ पे सोडियम कितना जमा हो जाएगा और क्लोरीन कितना जमा हो जाएगा। सोचो। हाँ तो बच्चों ये सेकंड क्वेश्चन है और ये IIT लेवल का क्वेश्चन है, IIT में आ रखा है, तो ध्यान से सुनना। वाटर का इलेक्ट्रोलाइज कराया गया है, तो आपको भी पता है वाटर का इलेक्ट्रोलाइज कराएंगे तो एनोड पे क्या मिलेगा और कैथोड पे क्या मिलेगा। एनोड पे मिलेगा हाइड्रोजन गैस और कैथोड पे मिलेगा ऑक्सीजन गैस। सबको पता है बात, कोई इसमें शक करने वाली बात नहीं। उसने भी लिख दिया हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलेगी, और कितना मिलेगी 33.6 मिलीलीटर दोनों मिला के। मतलब वॉल्यूम और हाइड्रोजन गैस प्लस वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस इक्वल टू 33.6 मिलीलीटर, है ना। दोनों को मिला के, बच्चे यहाँ पे क्या गलती करते हैं, वो सोचते हैं एक की वॉल्यूम दी है, ये दोनों की मिला के वॉल्यूम दी है। ऑब्टेन्ड एट एसटीपी, चार्ज फ्लो निकालना है, मतलब चार्ज की वैल्यू निकालनी है क्योंकि अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता था, वॉल्यूम इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू 22,400 मिलीलीटर एट एसटीपी, यही होता था फॉर्मूला, याद करो। और नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता था, IT अपॉन एन फैक्टर इंटू 96,500 96500 22400 मिलीलीटर एट एसटीपी, यही होता था। तो इसमें डाल दो बस क्या I। अब I की जगह चार्ज, IT क्या है चार्ज, IT को चार्ज भी तो लिख सकते हैं, तो सिंपल चार्ज अपॉन एन फैक्टर ऑफ हाइड्रोजन इंटू 96500 इंटू 22,400 प्लस चार्ज एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीजन इंटू 96500 इंटू 22400 इक्वल टू 33.6। आ गया ना, बस यहाँ से Q की वैल्यू निकाल लो। एन फैक्टर ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है 2, एन फैक्टर ऑफ हाइड्रोजन कितना 2, एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीजन कितना 4, तो डाल दो इसमें वैल्यू क्या Q इंटू 22400 अपॉन 2 इंटू 96500 प्लस Q इंटू 22400 अपॉन एन फैक्टर ऑक्सीजन का 96500 इक्वल टू 33.6। ये 2 0 से 2 0 कट गई, 2 0 से 2 0 कट गई। राइट बेटा, राइट ना। क्या क्या कॉमन आ रहा है बताओ,
एक तो Q कॉमन आ रहा है, एक 2 2 4 कॉमन आ रहा है, एक नीचे से 2 कॉमन आ रहा है, एक 965 कॉमन आ रहा है। तो क्या बचा यहाँ पे? यहाँ पे तो 1 बचा और यहाँ पे क्या बचा बताओ? 1/2 बचा इक्वल टू 33.6। राइट बेटा? या फिर इसको और भी कुछ कर सकते थे। आई थिंक इससे ज़्यादा बेटर ये था कि इसको काट लो, 2 2 जा 2 1 जा 2 1 जा 2 2 जा, तो ये हो जाएगा Q इंटू 224 अपॉन 2 इंटू 965 प्लस Q इंटू 112 अपॉन 2 इंटू 965 इक्वल टू 33.6। अब एलसीएम ले लो, 2 इंटू 965 Q इंटू 224 Q है ना प्लस 112 Q इक्वल टू 33.6। ये दोनों प्लस हो जाएंगे। 4 और 6 कितना हो गए? 4 और 2 6 3 Q अपॉन 2 इंटू 965 इक्वल टू 33.6। राइट बेटा? अब उसको उधर पहुँचा दो, क्या होगा बताओ? Q यहाँ पे कर दूँ मैं, Q इक्वल टू 33.6 इंटू 2 इंटू 965 अपॉन 336। ये पॉइंट हटा, नीचे 0 गया, ये 1 जा ये 10 जा, 2 1 जा 2 5 जा, 5 1 जा 5 5 1 जा 5, 4 बचा 46, 5 9 जा 1 बचा 3। तो कूलम कितना आ गया? 193 कूलम चार्ज की वैल्यू आ गई। तो इतना कूलम चार्ज इसमें फ्लो होगा। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आईटी लेवल का क्वेश्चन था, आता है पेपर में, नोट डाउन कर लो बच्चों। हाँ तो बच्चों अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ फैराडे का सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ मैंने आपको पढ़ा देते, उस पर न्यूमेरिकल भी करा दिए थे। तो फैराडे का फर्स्ट सेकंड लॉ क्या कहता है? देखो उसको पहले एक एनालाइज करके एक सीरीज में वो कहता है कि जब ये एक सेल है जिसमें NaCl का कंसंट्रेशन है, ये एक सेल है जिसमें AgNO3 का कंसंट्रेशन है, ये एक सेल है CuSO4 का कंसंट्रेशन है, ये एक सेल है जिसमें LiCl का कंसंट्रेशन है। अब हमें कहाँ पर क्या क्या मिलने वाला है? देखो बेटा, अगर ये कंसंट्रेटेड NaCl है तो इसमें मुझे पता है एनोड पे Cl2 मिलता है, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस मिलती है। उसका मास को W1 मान लिया, इसके मास को W2 मान लिया। अब ये यहाँ पे सिल्वर की रिफाइनिंग हो रही है तो एनोड पे मुझे कुछ नहीं मिलेगा, कैथोड पे मुझे सिल्वर मिलेगा, W3 मास ले लिया। यहाँ पे कॉपर की रिफाइनिंग हो रही है तो कॉपर पे एनोड पे कुछ नहीं मिलेगा, कैथोड पे मुझे कॉपर मिलेगा, उसको W4 ले लिया उसके मास। यहाँ पे कंसंट्रेटेड LiCl है तो यहाँ पे भी मुझे क्या कहते हैं एनोड पे Cl2 गैस मिलेगी, जबकि कैथोड पे हमें हाइड्रोजन गैस मिलेगी। तो Cl2 गैस का मास ले लिया W5 और H2 गैस का मास ले लिया W6। तो ये लॉ कहता है कि अगर सेल सारे सीरीज में है, देखो ये सीरीज लगा दी, देखो ये जोड़ दिया ना सीरीज में, इसको कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर सारे सेल सीरीज में है तो करंट सेम होगा, करंट सेम होगा तो चार्ज सेम होगा। अगर चार्ज सेम हुआ तो मास के जो प्रोडक्ट का मास है उसका रेशियो प्रोपोर्शनल होगा इक्विवेलेंट मास ऑफ द प्रोडक्ट। अब ये इक्विवेलेंट मास क्या होता है मैं बता दूं बेटा, इक्विवेलेंट मास इक्वल टू होता है मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। क्या होता है बेटा? मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। जैसे अगर मैं Cl2 का लूँ तो Cl2 का एक Cl का वजन 35.5 होता है, तो 2 का कितना हो गया 71, और Cl का एन फैक्टर कितना होता है 2, Q2 होता है Cl का एन फैक्टर। भाई Cl पे चार्ज कितना -1, तो 2 Cl कितना हो गया 2, प्लस माइनस लगाते नहीं तो एन फैक्टर कितना हो गया 2। तो अगर मैं इक्विवेलेंट मास निकालूँ Cl2 का तो क्या होगा 71/2, दिस इज द इक्विवेलेंट मास। तो वो कह रहा है कि W1 रेशियो, W2 रेशियो, W3 रेशियो, W4 रेशियो, W5 रेशियो, W6 प्रोपोर्शनल टू E1 रेशियो, E2 रेशियो, E3 रेशियो, E4 रेशियो, E5 रेशियो, E6। तो E1 कितना है 71/2, E2 कितना है 2/2 हाइड्रोजन का, है ना भाई। हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है 2, और चार्ज उस पर 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन तो 2n फैक्टर हो गया 1। ऐसे सिल्वर का 108/2, और फिर कॉपर का 63.5/2, फिर हमारा W5 कौन है, फिर से क्लोरीन तो 71/2, फिर हाइड्रोजन 2/2। तो ये हमारा रेशियो होता है इक्विवेलेंट मासेस का। तो अगर दो ही सेल सीरीज में लगी हुई है तो W1/W2 इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ 1 अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ 2। तो ये हम फॉर्मूला यूज करेंगे अगर दो ही खाली सेल लगी हुई है, ठीक है। ये फैराडे का सेकंड लॉ होता है, ठीक है बच्चों। अब बच्चों क्या करते हैं, हम एक एग्जांपल से आपको बताते हैं इसको कैसे इम्प्लीमेंट करा जाता है और कैसे ये लॉ आया, है ना। मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था, क्या, मास ऑफ द प्रोडक्ट इक्वल टू मोलर मास इंटू IT अपॉन n फैक्टर इंटू F। यही फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था आपको, ठीक है। F की वैल्यू क्या होती है
एफ़ की वैल्यू क्या होती है, काफ़ी बुकों में 96500 और आई थिंक एनसीईआरटी में थोड़ी कम है इसकी वैल्यू, ठीक है। तो ये एफ़ की वैल्यू होती है, राइट। अब मैं एक एग्जांपल लेके इन सबसे समझाऊंगा कि कैसे ये सिचुएशन हो रही है। देखो मान लो ये मेरा एक बीकर है जिसमें मैंने सिल्वर के ये डाल रखे AgNO3 डाल रखा है, तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा होगा, सिल्वर मिल रहा होगा खाली, है ना, क्योंकि यहाँ पे सिल्वर की रिफाइनिंग हो रही होगी, और वो भी कहाँ पे मिल रहा होगा, मुझे कैथोड पे मिल रहा होगा। कहाँ पे मिल रहा होगा, कैथोड पे। तो इसका मास ले लिया मैंने WAg, ठीक है। और इसके साथ मैंने सीरीज़ में लगा दिया किसको, कॉपर वाली को, कॉपर वाली सेल को, और ये लगा दी मैंने बैटरी, ठीक है। ये कॉपर है, CuSO4 का यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन है। तो हमें यहाँ पे कैथोड पे क्या मिल रहा होगा, एनोड पे तो यहाँ पे कुछ मिलता ही नहीं है, तो यहाँ पे W ऑफ Cu दैट इज़ Cu का मास, ठीक है। तो मुझे वहाँ पे कॉपर मिल रहा होगा, यहाँ पे Ag मिल रहा होगा। तो अगर मैं Ag का मास देखूँ उस फॉर्मूले से, क्या W ऑफ Ag इक्वल टू मोलर मास ऑफ Ag IT अपॉन n फैक्टर ऑफ Ag इंटू F, यही होगा। अगर मैं W ऑफ कॉपर देखूँ तो क्या होगा, मोलर मास ऑफ कॉपर क्या IT अपॉन n फैक्टर ऑफ कॉपर इंटू F, यही होगा। अब मैं अगर दोनों को डिवाइड कर दूँ, दोनों का रेशियो निकाल लूँ, तो क्या निकलेगा, ध्यान से देखो, मोलर मास ऑफ Ag IT अपॉन n फैक्टर ऑफ Ag F अपॉन मोलर मास ऑफ कॉपर इंटू IT अपॉन n फैक्टर ऑफ कॉपर इंटू F। तो ये F से F कट गया, IT से IT कट गया। इसको क्या बोलूँगा, मोलर मास अपॉन n फैक्टर, अभी बताया था इक्विवेलेंट मास। तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ Ag अपॉन मास ऑफ कॉपर, ये किसका मास हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास किसका, सिल्वर का, इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर अपॉन ये किसका मास हो जाएगा, मोलर मास अपॉन n फैक्टर कॉपर का, क्या इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर। तो ये हमारा फैराडे का देखो सेकंड लॉ प्रूफ हो गया। तो जब भी दो सेल सीरीज में होती है तो करंट सेम होता है, करंट सेम होता है मतलब चार्ज सेम होता है, तो उन दोनों का मास का रेशियो इक्विवेलेंट मास के इक्वल होता है, ठीक है बच्चों। अब हम बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे इस टॉपिक पे, ठीक है, जिससे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाए तुम सबके बीच में, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। क्या बोला है, 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, 3 सेल है ABC। ए में सॉल्यूशन है ZnSO4 का, मतलब हमें जिंक मिलेगा। दूसरे में है AgNO3 का, मतलब हमें सिल्वर मिलेगा। और तीसरे में है कॉपर सल्फेट का, मतलब हमें कॉपर मिलेगा। तो सेल नंबर ए पे हमें जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो कौन है, जिंक। सेल नंबर बी पे जो हमें प्रोडक्ट मिलने वाला है वो कौन है, कॉपर। और सिल्वर। और सेल नंबर सी पे जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो क्या है हमारा, कॉपर। अगर मैं बात करूँ कॉपर की और सिल्वर की और जिंक की, तीनों के मोलर मास की, तो अगर मैं मोलर मास की बात कर लूँ, मोलर मास, तो इसका 65.38 होता है, इसका 107, सिल्वर का 107.86 होता है, सिल्वर का 107.86 होता है, और कॉपर का 65.54 होता है। तो ये हमारा सबका मोलर मास हो गया। अगर मैं एन फैक्टर की बात करूँ तो सिल्वर जिंक का एन फैक्टर होता है 2, क्योंकि इस पर 2 का चार्ज होता है, इसका 1 होता है, इसका 2 होता है। तो अगर मैं इक्विवेलेंट मास की बात करूँ तो इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या होता है, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। तो अगर मैं इसके मास की बात करूँ तो क्या आएगा, 65.38 अपॉन 2। तो काटो इसको, 2 3 जा, 2 2 जा, और 0.26 जा, 2 9 जा, तो 32.69। अगर मैं इसकी बात करूँ तो 107.86 अपॉन 1, तो 107.86 ही आएगा। और इसकी बात करूँ तो 65.54 अपॉन 2, तो कितना आएगा बेटा, 2 3 जा, 2 2 जा, 0.7 जा, 7 जा, तो 32.77। तो सबका इक्विवेलेंट मास हमने निकाल लिया है। इक्विवेलेंट मास निकालने के बाद भाई हमारा ये भी बात है ना, इसमें हमें ये भी इसका ये जो कॉपर का जो मोलर, बच्चों ये कॉपर का जो मोलर मास होता है 63.54 होता है। और अब मैं अगर 63.54 को डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा बेटा, हमारा आएगा 2 3 जा, 2 1 जा, 0.7 जा, 7 जा, तो 31.77। तीनों का क्या आ गया, इक्विवेलेंट मास आ गया।
अब जब भी सीरीज में होता है तो आपको मैंने क्या बताया, इनका रेशियो और इक्विवेलेंट मास का रेशियो तीनों का बराबर होगा। तो W ऑफ जिंक अपॉन W ऑफ सिल्वर इक्वल टू क्या होगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ जिंक अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर। तो सिल्वर का मास दे रखा हमें 1.45, सॉरी ये 1.45 ग्राम। कितना मास है सिल्वर का, देखो 1.45 ग्राम रख दो इसमें। तो W ऑफ जिंक अपॉन 1.45, इक्विवेलेंट मास ऑफ जिंक कितना है बेटा 32.69 और सिल्वर का कितना है 107.86। तो जिंक का मास कितना आ गया बताओ, जिंक का मास इक्वल टू क्या आ गया 32.69 अपॉन 107.86 इंटू 1.45। इसको कैलकुलेशन करो, तुम्हारा जिंक का मास आ गया। यही तो पूछा था उसने, जिंक और कॉपर का मास बताओ। एक और चीज़ इसमें पूछी है टाइम, वो अभी मैं थोड़ी देर में निकालूंगा। पहले मैं जिंक का मास निकाल लूँ और कॉपर का मास निकाल लूँ। कॉपर का मास भी इसी तरीके से आएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो तुम्हारा आता है 0.4394 ग्राम। तो जिंक का मास कितना आ गया 0.4394 ग्राम। ये हमारा जिंक का मास डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे कॉपर का और निकालना है। तो कॉपर का मैं चाहता हूँ बच्चों वीडियो को पॉज करके तुम निकालो जल्दी से जल्दी, चलो जल्दी फटाफट निकालो कॉपर का मास। कुछ नहीं करना, देखो जिंक का मास, सिल्वर का मास, इक्विवेलेंट मास ऑफ जिंक अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर। ऐसे ही जब कॉपर का निकालेंगे, कॉपर का मास अपॉन सिल्वर का, इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर, इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर। अब देखो सिल्वर का मास दे रखा है 1.45, इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर ये रहा 31.77, इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर 107.86। तो बस हमारा मास ऑफ कॉपर ही तो बता, वो निकाल लेंगे। जल्दी निकालो बच्चों, निकल गया। अगर वीडियो पॉज करी होगी तुमने निकाल लिया होगा तो ठीक है, मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। मास ऑफ कॉपर मास ऑफ सिल्वर इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर। कॉपर का मास कितना है बेटा निकालना है हमें, सिल्वर का 1.45, इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर कितना है बेटा 31.77 और इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर कितना है 107.86। तो मास ऑफ कॉपर इक्वल टू क्या हो जाएगा 31.77 इंटू 1.45 अपॉन 107.86। ये हमारा मास ऑफ कॉपर आ गया डायरेक्टली, ठीक है। क्या आएगा बेटा 0.4332 ग्राम। ये हमारा कॉपर का मास डिपॉजिट होगा। तो तीनों का मास आ गया। सिल्वर का दे रखा था, जिंक और कॉपर का मैंने निकाल दिया, ठीक है। अब टाइम और निकालना है। तो टाइम जो फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला नहीं था उससे निकलेगा, ठीक है। तो पहले ये नोट डाउन कर लो बच्चों। तो बेटा कॉपर का मास निकल गया। अब देखो कॉपर का मास निकल गया, जिंक का निकल गया, सिल्वर का निकल गया। सिल्वर का दे रखा था, जिंक और कॉपर का निकल गया। तो अब हम जो बात करेंगे, अब हमें टाइम निकालना है। तो टाइम इससे नहीं निकलेगा, तो सेकंड लॉ था। सेकंड लॉ से हमने ये सब चीज़ें निकाली। हम जो टाइम निकालेंगे फर्स्ट लॉ से निकालेंगे, ठीक है। फर्स्ट लॉ से हम टाइम निकाल देंगे। अगर मैं फर्स्ट लॉ की बात करूँ, फर्स्ट लॉ से टाइम कैसे निकालेंगे, तो अगर मैं फर्स्ट लॉ की बात करूँ तो फर्स्ट लॉ हमारा क्या होता था, W इक्वल टू मोलर मास इंटू I इंटू टी अपॉन एन फैक्टर इंटू फेरेडे, यही होता था। W इज़ अ मास, मोलर मास, करंट, टाइम, एन फैक्टर F। तो सिल्वर का ही ले लेते हैं। तो मास ऑफ सिल्वर इक्वल टू मोलर मास ऑफ सिल्वर इंटू I इंटू टाइम अपॉन एन फैक्टर इंटू फेरेडे। तो मास ऑफ सिल्वर 1.45, मोलर मास ऑफ सिल्वर 107.86। करंट कितना दे रखा है बेटा, करंट दे रखा होगा 1.5 एम्पियर। टाइम निकालना है, एन फैक्टर की वैल्यू सिल्वर में 1 होती है, फेरेडे की वैल्यू क्या होती है 96500। तो ये सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे टाइम आ जाएगा। तो बच्चों अगर ये सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे टाइम आ जाएगा, और टाइम की वैल्यू क्या आएगी बेटा 863.73 सेकेंड, 863.73 सेकेंड। तो दिस इज़ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर दिस। तो ये क्वेश्चन हो गया। टाइम निकालना था, जिंक डिपॉजिट निकालना था, कॉपर डिपॉजिट निकालना था, 3 आंसर थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन हो गया बच्चों, ठीक है। और भी क्वेश्चंस कराए जाएंगे आपको, चिंता मत करो आगे, ठीक है।